दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम अर्पिता यादव जो कि डायरेक्टर हैं शौर्य फाउंडेशन पलवल ट्रस्ट की यानी SFT की। मैम सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे पलवल के नंबर 1 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म डे को लेकर। 2 अप्रैल यानी आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑटिज्म डे। ऑटिज्म डे का जो थीम अब की बार रखा गया है वो है एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जो और सोच, कार्य और सार में समावेशी हो। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज की चर्चा का पहला सवाल मैम हम आपसे करना चाहेंगे कि ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है, यानी दिमागी अवस्था है जी। ये कोई बीमारी नहीं है जिसे जी। हमने दवाई दी और ठीक कर दिया कि क्रोसिन खिला दो बुखार उतर जाएगा जी। ये वो नहीं है। ऑटिज्म एक दिमाग की ऐसी अवस्था है जिसमें दिमाग के जो विभिन्न हिस्से हैं जी। वो एक अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे आपको अगर कोई गर्म वस्तु छुएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप तुरंत उससे हाथ उठाएंगे क्योंकि आपको वो गर्म लग रही है। पर जरूरी नहीं है जो व्यक्ति ऑटिज्म से प्रभावित है या बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है वो तुरंत हाथ हटा ले। उसे थोड़ी देर बाद शायद वो फील हो कि ये चीज गर्म है और अब मुझे हाथ हटाना चाहिए। यानी उसका जो ब्रेन है वो मैसेज जो ले रहा है और वो मैसेज जो दे रहा है उसमें अंतर हो सकता है। या वो मैसेज को किस लेवल पे, अगर 1 से 10 के डिग्री पे हम नापें कि भाई एक आम जनता जो है वो 4 से 6 के बीच में वर्क करती है तो ऑटिज्म ब्रेन शायद 4 से नीचे के लेवल पे काम कर रहा हो या 6 से ऊपर के लेवल पे काम कर रहा हो। तो जो गर्मी, सर्दी, चुभन, चोट, तकलीफ, पेन वो ज्यादा भी फील हो सकता है या वो कम फील हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा, जो उनकी गतिविधियां होती है, शारीरिक गतिविधियां भी, जैसे आंख से आंख नहीं मिलाना जी, शुरुआत में ही अपने नाम पे वो नहीं करना, कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड को क्या कहेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा उनसे लगाव हो जाना, उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहना, कुछ एक पर्टिकुलर तरीके की एक्टिविटी करना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इन बच्चों में या व्यक्तियों में दिखाई देती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये इन्हें ऑटिज्म है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पागल हैं जैसे कि दुनिया उन्हें कहती जी। पागल कोई भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि पागल कोई भी नहीं होता। ऑटिज्म डे को लेकर हम बात कर रहे हैं। मैम आपके फाउंडेशन को लेकर हम बात करेंगे कि आपका जो फाउंडेशन है शौर्य फाउंडेशन पलवल, वो क्या करता है और इसका मतलब वर्किंग पर्पस क्या है? देखिए, शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना 2010-11 में हुई थी जब मिस्टर रवि गुप्ता और मिसेस रानी गुप्ता ने जब एक बच्चा अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने के बाद पता चला जिसका नाम शौर्य है कि उनको ऑटिज्म है 6 महीने बाद जी। तो फिर वो पहले स्कूलों में जाता था पर स्कूलों में एक लेवल के बाद कुछ हो नहीं पाता, तो उन्हें लगा कि अब ये 14 साल से लेकर आगे तक की जिंदगी क्या करेगा जी। घर में तो बैठा नहीं सकते, घर में बैठ के तो क्या करेगा। तो उन्होंने सोचा हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें इन बच्चों को जो कि अब बड़े हो गए, जो बच्चे नहीं रह गए, जो एडल्ट हो गए हैं, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए, ऐसा कार्य सिखाया जाए जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और उनको हम भी रोजगार दें, बाहर के समाज में भी रोजगार मिले और खुद का रोजगार भी कर सके इस लेवल पे। तो जो SFT है पलवल और डेली दोनों जगह यही हमारा उद्देश्य है कि हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं, हम रोजगार पे काम करते हैं और हम विभिन्न बिजनेस हाउसेस के साथ टाई अप करके ऐसे रोजगार के छोटे छोटे मॉडल अपने यहाँ क्रिएट करे हुए हैं जिससे उनको रियल ट्रेनिंग मिले और वो इस रियल ट्रेनिंग के बाद जब समाज में जाए तो समाज उनको अच्छे से एक्सेप्ट कर सके और वो समाज में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल दोस्तों, समाज उनको अच्छे से स्वीकार कर सके और समाज में वो अपना योगदान दे सके। ऑटिज्म के टाइप्स की मैम हम आपसे बात करेंगे कि अभी ऑफ एयर भी मेरी आपसे ऑटिज्म के टाइप्स की बात हो रही थी कि ऑटिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, टाइप्स में ऑटिज्म को हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जी। यानी एक पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें एक व्यक्ति हो सकता है जो बहुत कम प्रभावित हो सकता है जिसको हम हाई फंक्शन या एस्पर्जर कहते हैं। यानी उसका ब्रेन और हमारा एक जो न्यूरो डाइवर्स ब्रेन और एक न्यूरो टिपिकल ब्रेन में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा
पर वो फिर भी बहुत सारी चीजों में अन्य लोगों से अलग हो सकता है। जैसे सामाजिक जो चीजें होती है, जिसमें सोशलाइजेशन हो गया, लोगों से बातचीत करना हो गया, दोस्ती करना हो गया, वहां शायद उसको डिफिकल्टी है, पर पढ़ने लिखने में, बातचीत करने में वैसे वो बिल्कुल आपको लगेगा अरे इसको तो कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे कोने पे हो सकता है, जो बोल नहीं पाता हो, बोल के अपनी बात नहीं समझा पाता हो, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो और उसको काम सीखने में और करने में उस पहले व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा समय लगता हो। तो एक हाई फंक्शन हो गया, एक लो फंक्शन हो गया, एक मॉडरेट फंक्शन हो गया। अब तो हम ये डेफिनेशंस देते हैं। वैसे पीडीडी एनओएस, जीडीडी मतलब पीडीडी एनओएस मतलब जिसपे हमें पता नहीं है कि रीजंस क्या हैं, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, और एक होता है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, यानी सारी चीजें वो देर से कर रहे हैं और साथ में उसको ऑटिज्म है और ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो है, वहां पे ये हो जाता है। और एक सिर्फ प्योर एएसडी यानी 2-2.5 साल तक वह व्यक्ति सही से डेवलप हुआ है, कुछ नहीं दिखा, लेकिन 2-2.5 साल बाद सडनली जो बोलता था वो भी बोलना बंद कर दिया, सडनली कुछ व्यवहार नजर आने लगे और फिर पता चला कि उसको ऑटिज्म है। तो अलग अलग तरीके हैं, और जितने भी लोगों को जो हम कहते हैं हाई फंक्शन, लो फंक्शन, हर कोई सीख सकता है जी। अवसर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनको अवसर देने की आवश्यकता। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑटिज्म के लक्षण और उसके कारण। देखिए, कारण जो है, अगर मैं कारणों की बात करूं तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं जी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जेनेटिक हो सकते हैं यानी अनुवांशिक हो सकते हैं, कुछ मेल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कुछ किसी आजकल हमारा जो खान पान और जो दिनचर्या है उसमें केमिकल का इंटेक बहुत हो गया है जी, यानी सब्जियां हैं, ये है, जंक फूड, इन सब की वजह से भी हमारे जीन्स पे असर, अनुवांशिकी पे असर पड़ता है, उससे भी हो सकते हैं। पर बहुत क्लियर कारण अभी भी नहीं है हमारे पास जी। हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके कारण नहीं बता सकते, अभी भी इन पे रिसर्च चल रही है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल पिन पॉइंट करके हम आपको कारण नहीं बता सकते, लेकिन रिसर्च का काम अभी भी चालू है, ठीक है। लेकिन जो भी कारण है, उसके बाद लक्षण की जब हम बात करते हैं तो लक्षण हम शायद साल भर का होने तक हमें दिखाई देने लगते हैं। तो हर बच्चा एक तरीके से बड़ा होता है जी। तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के पहले महीने के अंदर वो कुछ अलग तरीके की आवाजें निकालता है। तीसरे महीने में आके वो दूसरों को, अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को देख के मुस्कुराने लगता है। चौथे महीने में, 5वें महीने तो हाथ पैर मार के खिलौनों तक पहुंचने लगता है। छठे महीने में वो सहारे से बैठने लगता है। साल भर का होके खड़ा होने लगता है। तो ये सारे एक कॉमन एक वो है कि भैया ये एक सीढ़ी है जिसपे जो आपके विकास की सीढ़ी, ठीक है, वृद्धि की सीढ़ी है। अब अगर कोई बच्चा ये चीजें नहीं कर रहा या देर से कर रहा है तो मतलब सोचना चाहिए जी। बहुत ज्यादा होता है कि जब घर में बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं अरे उसने भी देर से किया था, फलाने ने देर से किया था, कोई बात नहीं, इसका चाचा देर से चला था, इसका ताऊ देर से। ऐसा नहीं होता। हमें जांचना पड़ेगा कि क्या ये किसी दिव्यांगता के लक्षण है या जनरल लेट हो रहा है जी। 1-आध महीने का लेट हो सकता है, पर अगर 3 से 4 महीने, जो काम 12 महीने में होना चाहिए, अगर वो 18 महीने तक भी नहीं हुआ तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। 12 महीने पे अगर बच्चा पकड़ के खड़ा नहीं हो रहा और 18 महीने पे भी नहीं हो रहा जी, सहारे से बैठ रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जी। ठीक है। इसी प्रकार अगर बच्चा 6 महीने से बोलने लगता है, अगर वो बोल ही नहीं रहा, अपना नाम पुकारने पे आपकी तरफ गर्दन नहीं घुमा रहा, आपकी तरफ देख के मुस्कुरा नहीं रहा, यानी आपको जाग जाना चाहिए। पर जनरली होता क्या है, ये बहुत छोटे छोटे लक्षण हैं जो मिस हो जाते हैं जी। पता कब चलता है, जब 2, 2.5, 3 साल का बच्चा हो जाता है जी। तब ज्यादा गैप दिखने लगता है, अंतर ज्यादा दिखने लगता है, तब लोग जागते हैं और तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स आपकी मदद कर सकते हैं, जो पीडियाट्रिशियन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो तंत्रिका जो हमारे ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो मदद कर सकते हैं सब चीजों में, और वो जांच करके बता सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या है जी। लेकिन उसके बाद जांच हो गई, ये पता चल गया कि क्या है, उस पे काम करना जरूरी है जी, ताकि वो बच्चा जो गैप हैं उन गैप को कवर करने की तरफ बढ़े, उनको पूरा करें धीरे धीरे। अगर वो चलना नहीं सीखा है अभी तक,
2-2.5 साल का हो गया है, तो उस पे काम करना पड़ेगा, तब चलेगा। अगर वो बोलना नहीं सीखा है तो उस पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो किसी तरह से तो अपनी बात कहना सीखे। चलिए बोलकर नहीं तो किसी इशारों से, किसी और तरीके से सिखाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको इस क्षेत्र में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर उनके पास जाना पड़ेगा। तो लक्षण बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि हाथों की उंगलियों को हिला रहे हैं, बैठे बैठे आगे पीछे हिल रहे हैं, एक जगह टिकी नहीं रहे, भागे जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। आवाजें निकाल रहे हैं अलग अलग, किसी भी चीज से डर रहे हैं, मान लो कुकर की सीटी, उससे ही डर रहे हैं, रोना ही बंद नहीं हो रहा, बहुत अतिशय रोना हो रहा है, रातों को सो नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो लक्षण देखे जा सकते हैं कॉमनली माँ बाप द्वारा, घर परिवार द्वारा, वो ये भी हो सकता है कि चीजों को एक लाइन में लगाया जा रहा है। मान लीजिए चप्पलों को लाइन में लगाना हो गया, बर्तनों को लाइन में लगाना हो गया, या घूमने वाली चीजों पे एक टक लगातार 1 घंटे बैठा हुआ देख रहा है, वैसे वो बैठ नहीं रहा बच्चा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे लक्षण है, जिनको अगर माँ बाप देखेंगे और उनको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारे जैसी किसी संस्था के पास जाना चाहिए, जो उनको समझा पाए और बता पाए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपको बता दें कि ऑटिज्म के ढेर सारे लक्षण हैं, लेकिन ऐसे लक्षण का पता होने के बाद या पता करने के बाद आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह या सुझाव जरूर लें। मैम, जेंडर बेस्ड ऑटिज्म की हम बात करेंगे कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ऑटिज्म जो है ये लड़कों को ही होता है, लड़के लड़कियां दोनों को होता है? देखिए, होता तो दोनों को जी, पर लड़के ज्यादा प्रभावित पाए गए हैं। इसका एक कारण जो अभी रिसेंटली समझ में आया है कि लड़कियों का डायग्नोसिस में टाइम लग रहा है जी, सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, इसलिए रेशियो बहुत कम है। तो लड़कों का रेशियो हमेशा ज्यादा है ऑटिज्म में और लड़कियों का कम है। पर ऐसा नहीं है कि लड़कियां प्रभावित नहीं होती। अभी रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में डायग्नोसिस ज्यादा अच्छे से होने लगा है, तो लड़कियों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है जी। हमारे देश का डेटा बता रही हूँ, सिर्फ जो लास्ट ईयर का सर्वे है उससे ये निकल के आया कि 68 बच्चों में से एक बच्चा, 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। अगर किसी गांव की आबादी 2000 है तो उसमें से देख लीजिए कि कितने बच्चे ऑटिज्म वाले हो सकते हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैडम ने हमारे साथ शेयर किया है कि हमारे देश में पिछले वर्ष के अनुसार 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है। रेडियो एनजीएफ 15 साल के अंदर ये चेंज आया है। 15 साल पहले, 15 से 20 साल पहले ये डेटा 150 में से एक का था। बिल्कुल दोस्तों, 15 साल के अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया है और ऑटिज्म के डेटा को लेकर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। मैम, बात हम करेंगे बच्चों के आजकल अत्याधिक मोबाइल इस्तेमाल की और ऑटिज्म की, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा। और हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से भी अब एक नया जो टाइप ऑफ ऑटिज्म है वो पैदा हो गया है जी, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। देखिए, मोबाइल पे आप क्या दे रहे हो, उसको विजुअल दे रहे हो, यानी सिर्फ देखने के लिए दे रहे हो जी, और वन वे कम्युनिकेशन, यानी वो सिर्फ सुन रहा है, उससे ना तो कोई सवाल पूछा जा रहा, ना उससे कुछ करने को कहा जा रहा। और दुर्भाग्यवश हमारा मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, हम मोबाइल के गुलाम हो गए जी। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की जगह टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब छोटा बच्चा, जो बिल्कुल छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो मोबाइल पे कुछ वीडियो लगा दिया, कार्टून भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, पर वो वीडियो है, खाली ऑडियो नहीं है। उसका ध्यान बटाने के लिए अब वो उधर देख रहा है और दूध पी रहा है। उसको ना तो दूध का स्वाद उस समय महसूस होगा, ना उसको क्वांटिटी पता चलेगी कि पेट कब भर गया, क्योंकि ब्रेन 2 जगह फंक्शन नहीं कर सकता। ब्रेन फंक्शन कर रहा है वहाँ, तो ब्रेन को ये पता ही नहीं चल रहा, दिमाग को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पेट में और जबान पे क्या जा रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आदतें बढ़ती जाती है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, खेलता कूदता है, डिमांड करता है अटेंशन की। आज की तारीख में ज्यादातर माँ बाप, मतलब सिंगल यूनिट फैमिली है, माँ बाप है, बच्चे हैं, ज्यादातर माँ बाप वर्किंग है जी, यानी काम में बिजी है अपने। तो अपना काम खत्म करने के लिए, अपने आसानी के लिए भी मोबाइल सामने रख देते हैं, ताकि उनसे सवाल ना पूछे, उनको आके ना कहे,
अपना बैठ के देखते रहे और खाना भी वहीं पकड़ा देते हैं, खाना नहीं भी पकड़ा है तो बैठा है। अब वो बच्चा बैठे बैठे क्या लगाते हुए हैं कंटेंट, वही लगाते हैं कि कार्टून लगा दिए। पर अगर हम देखें तो इन सब चीजों का कंटेंट क्या वो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सही है? प्लस बातचीत तो हो ही नहीं रही, तो भाषा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। लैंग्वेज या भाषा का विकास तब होता है जब आप सुनते भी हैं और आप बोलते भी हैं। ये दो लोगों का काम होता है। यहाँ पे सिर्फ वन वे हो रहा है। उसको क्या समझ में, क्या वो सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा कुछ नहीं पता चल रहा है, या वो सुन भी नहीं, सिर्फ आंखें वहां गड़ी हुई है स्क्रीन पे और वो देखे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी अब एक ऑटिज्म का नया टाइप आया है सामने, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जा रहा है। और उसके लिए फिर स्क्रीन को हटाने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी अब नई नई थेरेपीज और नए नए तरीके आ रहे हैं। तो स्क्रीन के लिए जैसे पहले ड्रग वगैरह के लिए रिहैब चलते थे ना, स्क्रीन रिहैब भी हमारे सुनने में आ रहे हैं कि ऐसी चीजें समाज में आ रही हैं। इंडिया में तो अभी नहीं है, पर इंडिया में भी वर्चुअल ऑटिज्म तो आ चुका है। ऐसे रिहैब सेंटर नहीं आया, पर वर्चुअल ऑटिज्म इंडिया में आ चुका है, क्योंकि मैम मोबाइल हर जगह है। मोबाइल हर जगह है मैम। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, या फिर जो अपने घरों में ऐसी सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, समाज से ना छुपाएं, या अपने छुपाने से नहीं होगा फायदा। पहली चीज जो करते हैं ना माँ बाप, अरे मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में लोग क्या कहेंगे, उस डर से समाज से कट जाते हैं। वो नहीं करें। पहले तो आप खुले दिल से अपने बच्चे को स्वीकार करिए कि ये मेरा बच्चा है और ये अलग है थोड़ा, ठीक है, इसको ऑटिज्म है या जो भी दिव्यांगता है उसको, वो है। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसके साथ क्या काम करूं, किन लोगों के पास जाके उनसे मार्गदर्शन लूं और इसके ऊपर काम करूं, ताकि ये आज जब हम हैं तब तो हम कर रहे हैं, पर हमारे बाद भी उसी परिवार उसी समाज में सर उठाकर इज्जत के साथ और सम्मान के साथ रह सके जी। वो सबसे जरूरी है। 18 साल 20 साल के बाद वो इज्जत और सम्मान के साथ रह सके और कुछ समाज में योगदान पूर्ण कार्य कर सके। चाहे वो काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, चाहे वो काम किसी भी लेवल का हो। अगर उसकी क्षमता 2 घंटे काम करने की है तो 2 घंटे का काम उसे मिले रोजगार। 4 घंटे काम करने की क्षमता है तो 4 घंटे का उसको रोजगार मिले, और अगर 8 घंटे करने के तो 8 घंटे का रोजगार मिले, पर उसको मिले। और उसके लिए लेकिन वो अवसर भी तभी मिलेगा जब वो ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा जी। और शिक्षा में भी अगर छोटा बच्चा है तो उसे उचित शिक्षा मिले जी, जिससे कि वो जो भी पढ़ सकता है और जितना भी शिक्षा ले सकता है उतनी तो ले। सिर्फ उसके लक्षण देखकर उसको शिक्षा से वंचित करना भी ठीक नहीं। बिल्कुल, आप मौका दीजिए और उसके अनुसार थोड़ा सा शिक्षा में परिवर्तन कीजिए। अब तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही बात कहती है, ठीक है। सब जगह उनके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, तो उसका फायदा पेरेंट्स उठाएं, जागरूक करें। पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि उनके लिए रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, उनके लिए नियम क्या है। खाली इस बात को जानकर कि केवल पेंशन मिल जाए उससे नहीं होगा। पेंशन कितनी मिलेगी? 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, इससे ज्यादा क्या मिलेगी जी। उससे क्या जीवन चल जाएगा? नहीं। तो वो लें, वो भी लें, वो सुविधा भी लें, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति के को आगे बढ़ने और सीखने में उसको मदद करें और उसके लिए खुद को भी तैयार करें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे जो ऑटिज्म प्रभावित बच्चे हैं या व्यक्ति है, उनको बढ़ने में आगे उनकी मदद करें। ऑटिज्म को लेकर आपके जहन में भी कोई सलाह, सवाल या सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930904904 पर। मैम, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ऑटिज्म को लेकर ढेर सारी बातें हमने की, ऑटिज्म के टाइप्स की बात की, ऑटिज्म डे हम सेलिब्रेट किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं इसकी बात की, ऑटिज्म के थीम की हमने बात की। और एक बार फिर से मैं आपको ऑटिज्म की थीम बता दूं कि अब की बार जो ऑटिज्म की थीम रखी गई है, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जो सोच, कार्य और सार में समावेशी हो। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैम, ऑटिज्म प्रभावित जो बच्चे हैं या फिर व्यक्ति हैं, उनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देखा है हमने समाज में और अपने घरों में कि उनको बेचारा कहा जाता है, और ऑटिज्म प्रभावित जो बच्चे हैं या फिर व्यक्ति हैं, उनके पेरेंट्स
ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों का सही से देखभाल कर सके, उनकी चीजों को सुन सके, समझ सके और उनकी चीजों पर रिएक्ट कर सके? देखिए, बेचारा कोई भी नहीं होता जी। ठीक है, तो जो सोच है वो इसलिए आती है क्योंकि उनको ये दिखता है कि वो क्या क्या नहीं कर पा रहा जी। और वो क्यों नहीं कर पा रहा ये जानने की कोशिश नहीं की जाती जी। ठीक है। हमने जैसे शुरू में भी बात करी कि ऑटिज्म प्रभावित जो व्यक्ति का दिमाग होता है वो अलग तरीके से चलता है, तो हम उसको उसके तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो सीख जाएगा, पर हम वो करते नहीं। हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही सिखाया जाता है 2+2 4, हमें ऐसे ही सिखाना है जी। हम अपने तरीके नहीं बदलते, वो व्यक्ति नहीं सीख पाता, फिर हम उसको बेचारे की निगाह से देखने लगते हैं, which is जो कि सही नहीं है। तो हम अवसर भी दें और उस अवसर में उनके लिए वो तरीके भी लाएं, खाली अवसर देने से काम नहीं होगा जी। तो अवसर देने के साथ साथ वो तरीके भी लाने पड़ेंगे जिन तरीकों से वो सीखें, तभी हम ये बेचारे का टैग उन पे से हटा सकते हैं, वरना समाज उन्हें बेचारा देखता रहेगा, क्योंकि समाज एक तरीके से सोचता है जी। समाज सोचता है जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं वही समाज में रहने के हकदार हैं, बाकी सब लोग बेचारे हैं। तो अगर हम आज से कुछ सालों पूर्व बात करें तो शायद महिला की भी स्थिति ऐसी ही थी ठीक है, महिला को भी बेचारी की तरह देखा जाता था पर महिला की स्थिति बदली क्योंकि महिलाओं ने अपनी लड़ाई लड़ी। माँ बाप के लिए जो आप पूछ रहे हैं ये बेचारे का टैग हटाने के लिए सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है वो माँ बाप का है। माँ बाप उन्हें बेचारा समझना मतलब माँ बाप उनको ये देखे कि ये मेरा बेटा या बेटी है और अब जो भी ये अलग तरीके से करता है या जिस अलग तरीके से समझता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको समझूं और इसके साथ कार्य करूं ताकि ये अपने जीवन में आगे बढ़े और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने योग्य बन जाए जी। उसके लिए बहुत सारे देखिए प्रोफेशनल अगर उन्हें बनना है कि भाई खुद और अपने बच्चे के अलावा दूसरे की भी मदद करनी है तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो करने पड़ते हैं जो RCI से संचालित होते हैं और B.Ed डिप्लोमा ये कोर्सेज होते हैं ठीक है। एक तो ये हो सकता है या फिर केवल अपने बच्चे के लिए अगर उन्हें ट्रेनिंग लेनी है कि मुझे अपना बच्चा समझ में आ जाए तो हमारे जैसी जो संस्थाएं जैसे शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट भी 1-2 महीने का कोर्स चलाता है जिसमें वो आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने बच्चे के साथ प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनको समझ में आ जाएगा कि उनको करना क्या है और क्या नहीं करना है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है, कैसे अपने बच्चे को सिखाना है और उसे आगे बढ़ने में मदद करनी है, घर में उसको कैसे इन्वॉल्व करना है, उसकी चीजों को समझते हुए उसको आगे बढ़ने में मदद करना, ये पेरेंट का उत्तरदायित्व होता है और वो तभी कर तो उसके लिए वो इस तरीके के कोर्सेज हम भी चलाते हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा भी है कि यहाँ पे जो अन्य संस्थाएं काम करती है शायद वो भी इस तरीके के कार्य करती हूँ। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं कह सकती पर हमारे बारे में जरूर कह सकती हूँ कि शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट 1-2 महीने का कोर्स चलाता है जिसमें ऐसे पेरेंट्स आके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस टाइप की ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैम, आज की चर्चा का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी समाज की बात हो रही थी और समाज को लेकर ही मैं आपसे आखिरी सवाल आज जानना चाहूंगा ऑटिज्म डे पर, और आपका एक मैसेज भी इस पर लेना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया मैं पाना चाहूंगा और आसपास के जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं बात पूछना चाहूंगा कि समाज में इंक्लूड करने के लिए ऑटिज्म प्रभावित जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उसमें समाज की कैसी पहल होनी चाहिए और आसपास जो रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो रोजगार में उन्हें कैसे इंक्लूड किया जा सकता है? मैं दोनों सवालों का अलग अलग जवाब देती हूँ जी। तो समाज की पहल, जिस दिन ये बच्चा पैदा होता है, जिस दिन ये पता चलता है कि इस बच्चे को ऑटिज्म है तो समाज ना सिर्फ उस बच्चे को, पूरे परिवार को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है जी। तो वो बंद करना पड़ेगा। आपको रास्ते में कोई बच्चा दिख रहा है या वो व्यक्ति दिख रहा है, परिवार दिख रहा है और वो शायद बच्चा परेशान है, माँ परेशान है, थोड़ी सी उसको घूरने की जगह हम पूछ लें कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सामान ज्यादा है, लाइए हम सामान ले लेते हैं, आप बच्चे को संभाल लीजिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन है, वहाँ बच्चा परेशान हो रहा है भीड़ से, शोर से, तो क्या हम ये मदद कर सकते हैं कि आपके सामान को हम देख लेते हैं, आप बच्चे को थोड़ा दूर ले जाइए क्योंकि यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, हम आपको सूचित कर देंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे वो हैं। आसपास के बच्चों को, उसकी उम्र के बच्चे उसको तंग ना करें, तो अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को ये सिखाना कि बेटा ये भी एक दूसरा बच्चा है,
इसके साथ भी खेलो, इसको तंग नहीं करो, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं करो, पागल मत कहो, पत्थर मत मारो, छेड़ो मत, ऑल दीज थिंग्स जो होती हैं, हमने देखी है होती हुई, वो ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे को अपने घर पे किसी भी जो त्योहार है, फंक्शन है, बर्थडे पार्टीज हैं, उसमें सम्मिलित करें और उनके घर में होने वाले फंक्शन में अपने बच्चों को भेजें। तो पहला जो एक समावेशीकरण का जो पहला कदम है, वो समाज इस तरह से उठा सकता है। शिक्षा के लिए दरवाजे सब स्कूलों के खुले होने चाहिए। और जो आपने बात करी रोजगार की, तो रोजगार के लिए उनको शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट जैसे ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे कि हमने बताया कि हम इस रोजगार परख पूरा कार्य कर रहे हैं, तो रोजगार की शिक्षा उनको दें और उनको तैयार करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। और समाज में जो विभिन्न रोजगार के जो भी उद्यम हैं, छोटे या बड़े कोई भी, वो अगर ये तय कर लें कि मेरे यहाँ अगर 5 एम्प्लॉई हैं, 5 कर्मी हैं, और उनमें से एक मैं ऐसा रखूंगा जो कि किसी दिव्यांगता से प्रभावित होगा, तो समाज में रोजगार के अवसर उनके लिए बढ़ जाएंगे जी। और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार देने वाले भी मिल जाएंगे जी जी। रोजगार की ट्रेनिंग देने वाले भी मिल जाएंगे। तो ऐसे और बड़े उद्यमी हैं तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम अपनी अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग हम दिव्यांग रखेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये लोग बेटर एम्प्लॉय साबित होते हैं जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो उनके पास नहीं होते। वो बहुत फोकस वर्कर होते हैं, ये हमारा अनुभव है। आज तक एक भी एक्सीडेंट, एक भी चोट काम करते हुए किसी को नहीं जी। बिल्कुल दोस्तों, हम समाज से भी और कम्युनिटी से आज इस वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि आप ऑटिज्म प्रभावित व्यक्ति या बच्चों में भेदभाव ना करें। और रोजगार की जहां तक बात है, मैडम ने जैसे ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी हमारे साथ साझा किया कि ये अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं और कभी भी काम करते समय किसी भी रोजगार अवसर पर या काम करते समय ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कोई चोट नहीं लगी। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैडम आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4, दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।